हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे। चलो स्टडी शुरू करते हैं। आपका जो पोर्शन चल रहा था उसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। और कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे? 9th क्लास में साइंस, उसमें भी बायो का पोर्शन अपन पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर चल रहा था 7वां। इसमें नॉन कोऑर्डिनेट्स के क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो लास्ट जो वीडियो बना था उसमें नॉन कोऑर्डिनेट्स के बजाय आज हमें कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है। नॉन कोऑर्डिनेट्स सारे डे बाय डे 1 बाय 1 हम पढ़ कर आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पहले लास्ट में पीसीज पढ़ा था, तो आज हमारा रहेगा एम्फीबिया। एम्फीबिया एम्फी का मतलब क्या है? एम्फी जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है बोथ। और इस यहाँ यूँ लिख सकता हूँ मैं, एम्फी शब्द का अर्थ है बोथ। और जो बायोस है इसका मतलब है लाइफ, जीवन कह सकते हैं। तो उभयचर, नाम से कुछ पता चलता है। एम्फीबिया यानी उभयचर। उभयचर का मतलब उभय यानी दोनों, बोथ, दोनों स्थान पर रह सकते हैं जीव। एयर में तो रहेंगे नहीं ना, तो कौन कौन सी दो जगह रह सकते हैं? नंबर 1 जल, और दूसरी जगह कहाँ होगी? थल। तो एक बात हमेशा माइंड में फिट करनी है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम जानवर होते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे तो जैसे मनुष्य है वो मिट्टी पर रहता है, थल हुआ, लेकिन पानी के अंदर भी तैर सकता है, पानी में रह सकता है। बट वो तो एक कंडीशन है कि हम जाते हैं, सर्वाइव करना नहीं हुआ ना। ये लंबे समय तक जीवन यापन कर सकते हैं जल और थल में। तो उभयचर ऐसे जंतु होते हैं जो जमीन और जल दोनों में पाए जाते हैं। जल और थल दोनों स्थानों पर इजीली कंडीशन में पाए जाते हैं, बिना किसी रुकावट के या बिना किसी अवरोध उत्पन्न हुए आसानी से अपना जीवन यापन पूरा कर सकते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि एम्फीबिया के क्या लक्षण हो सकते हैं। सामान्य लक्षणों की बात करें कि ऐसे कौन से लक्षण होंगे जिसके आधार पर कहेंगे कि ये एम्फीबिया के प्राणी हैं। तो एक चीज़ तो आपको यही ध्यान रखना है कि एम्फीबिया कौन सा ग्रुप का प्राणी होते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? कशेरुकी होते हैं या पृष्ठवंशी होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। सीधी भाषा में कहें तो इनके क्या लक्षण है बेटा? आपको याद ही होना चाहिए। नोटोकॉर्ड होती है ना, रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड जिसे कहते हैं, वो जीवन की हर अवस्था में पाया जाता है। यही कारण है कि कोऑर्डिनेट्स को नॉन कोऑर्डिनेट्स से अलग किया गया है। तो एम्फीबिया का जो पहला लक्षण होगा वो ये है कि जंतु कहाँ रहेंगे? जल व थल। जल और थल दोनों आवास में रहेंगे। ये एक बहुत अच्छी विशेषता है, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है। दूसरी, जंतु में 4 पैर होंगे, या इसको 2 जोड़ी भी कह सकते हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं, 4 पैर कह दो या 2 जोड़ी, क्योंकि जोड़ी में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं। 4 पैर हो सकते हैं या 2 जोड़ी, जिसमें से 2 तो क्या हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, फुट इनके जो पीछे वाले हैं, जो तैरने के भी काम आएंगे। चलने के लिए तो है ही, मूवमेंट तो करेंगे। पैर हैं तो पैर तो सबको पता है चलने के लिए होते हैं, लेकिन इसके जो पैर हैं इतने फ्लेक्सिबल होते हैं पीछे वाले पैर कि ये यदि जल में जाएं तो उसको तैरने के लिए काम में भी ले सकते हैं। जैसे कि मेंढक में, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका यही है, आपको ये याद रखेगा। मेंढक आप एक जहन में रखेंगे कि मेंढक कहाँ रहता है। मेंढक जमीन पर कूदता रहता है, फूदता रहता है, पानी में भी रहता है। तो मेंढक का एग्जाम्पल लेकर यदि इसको समझेंगे तो आपके आसानी से समझ में आएगा। कान है इसके जो बाहर की ओर नहीं होते, तो अंतःकरण होते हैं। अंतःकरण होते हैं यानी बाह्यकरण नहीं होते। कान के बाहर का जो हिस्सा है वो नहीं होता, बाह्यकरण नहीं होता, अंतःकरण इसमें होता है। त्वचा चिकनी होती है, तेलीय होती है, फ्लेक्सिबल है ऊपर से। मेंढक को आप पकड़ कर देखो कभी, मेंढक को हाथ लगाकर, तो उसकी त्वचा बिल्कुल मखमली होती है, एकदम मुलायम होती है। त्वचा है वो चिकनी है, तेलीय है। ये क्या होते हैं? तापमान के प्रति असंवेदनशील।
तापमान के प्रति क्या होते हैं? असंवेदनशील, यानी तापमान को सहन नहीं कर सकते। तो वातावरण के तापमान के साथ, वातावरण के तापमान के साथ इनका तापमान, यानी किसका तापमान? इनके शरीर का तापमान बदलता रहता है। हमारा तो नहीं बदलता, मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है बेटे? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, या यूं कह सकते हो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्य की बात करूं तो मैं, तो बॉडी का टेम्परेचर हमारा इतना ही रहेगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन इनका टेम्परेचर बदलता रहता है। तो ये भी एक अच्छा लक्षण है। इसलिए मेंढक हैं वो सर्दियों के दिनों में बहुत नीचे गहराई में चले जाते हैं, बरसात के दिनों में वापस लौट कर आ जाते हैं। तो ये कुछ बहुत एक जनरल फीचर हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। परिवर्तन दोनों प्रकार का होता है। क्या रीज़न है परिवर्तन का? मतलब मैंने आपको बताया था कि यदि कोई एनिमल है वो अंडे देता है, अंडे से डायरेक्ट जीव निकल आता है, सूक्ष्म जीव निकल आता है, तब तो वो परिवर्तन हो गया प्रत्यक्ष। अंडे से पहले लार्वा निकलता है, लार्वे से नया जीव बनता है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन। तो इसमें जो लार्वा अवस्था होती है उस लार्वा का नाम है टेडपोल, आप याद रखना। तो याद रखेंगे कि टेडपोल लार्वा किसमें बनता है? मेंढक से पहले की जो कंडीशन है ना, मेच्योर मेंढक, एक परिपक्व है जो मेंढक है, उससे पहले की अवस्था क्या कहलाती है? लार्वा। और उस लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल। तो मेंढक क्या देते हैं? अंडे देते हैं, अंडे से क्या निकलता है? लार्वा, और लार्वा से बाद में क्या बनता है? मेंढक। तो इस परिवर्तन को बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्तन। अच्छा, इसके अलावा एकलिंगी, सारे एनिमल एकलिंगी होते हैं, ठीक है। नोट करो बेटा, कुछ और लक्षण भी देखेंगे, एक बार इनको आप अच्छे से नोट करो। तो ये सामान्य लक्षण है, कुछ और लक्षण भी अपन पढ़ते हैं, एक बार इसको हम मिटा दे रहे हैं। कुछ चीज़ें अच्छे से आती हैं बीच में, तो बेटा उनको भी नोट कर लिया करो, जीके के लिए सवाल बन जाते हैं कि मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री या 37 डिग्री। चलो कुछ और लक्षण देखते हैं, इसके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। हृदय की बात करें, हार्ट की, तो इसमें 3 कोष्ठक होते हैं, 3 कोष्ठीय। हृदय क्या होता है? त्रिकोष्ठीय होता है। पीसीज का क्या था? मछली वर्ग था, उसका द्विकोष्ठीय। इनका क्या है? त्रिकोष्ठीय। और हमारा जैसे कि मेमेलिया है या मनुष्य का कितना होता है? 4 कोष्ठक वाला होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। हृदय क्या होगा? 3 चैम्बर होंगे हृदय में, इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, रक्त लाल होता है क्योंकि आरबीसी पाई जाती है, याद रखना। और वैसे भी हमको भी पता है कि हमारा रक्त लाल होता है आरबीसी के कारण। क्यों? क्योंकि आरबीसी में एक चीज़ पाई जाती है जिसको Hg कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आरबीसी एक कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं होता, यानी केंद्रकहीन होती हैं। लेकिन इनकी जो आरबीसी है उसमें केंद्रक होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन एम्फीबिया की आरबीसी में केंद्रक होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा भी इसके जो लक्षण हैं हम उसकी बात करते हैं। अगला कौन सा हो सकता है? उत्सर्जन।
उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी किडनी, वृक्क, एक जोड़ी किडनी होती है उत्सर्जन करने के लिए। मस्तिष्क में 10 कपाल तंत्रिकाएं, संख्या याद रखना। कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? 10 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं मस्तिष्क के अंदर। अंडे देते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अंडे देते हैं। निषेचन आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार का होता है। निषेचन के आंतरिक और बाह्य होने से क्या मतलब है? देखो, निषेचन की यदि मैं बात करूँ ना, तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को निषेचन कहते हैं। यदि हम जनरली मनुष्य की बात करें, या मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को कह सकते हैं। तो यदि नर और मादा के शुक्राणु हैं, बॉडी के अंदर मिलते हैं, शरीर के अंदर, जैसे कि माँ के गर्भाशय में मिलते हैं, अंडवाहिनी में मिलते हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। और बॉडी से बाहर यदि ऐसी प्रोसीजर होती है तो उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो यहाँ पर कुछ जीव हैं जिसमें आंतरिक होगा और कुछ में क्या होगा? बाह्य निषेचन होगा। तो ये कुछ इनके सामान्य लक्षण हैं जो हमें अच्छे से पढ़ना था। अच्छा, एक चीज़ और रह गई इसमें, श्वसन वाला पोर्शन, कि श्वसन किस किस के द्वारा होता है। तो श्वसन एक तो होता है बेटा त्वचा से भी होता है, फेफड़े भी होते हैं, और एक मेन चीज गिल्स। तो श्वसन किस किस के द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा, फेफड़े के द्वारा और गिल के द्वारा। ये इसके बहुत अच्छे लक्षण हैं, आप इनको याद रखना, नोट कर लो सारे के सारे। और बाकी उत्सर्जन तंत्र की बात करूं तो गुदा तक, मूत्र मार्ग, मल का उत्सर्जन करने के लिए, और ये मूत्र का उत्सर्जन करने के लिए गुदा और मूत्र मार्ग भी लगे रहते हैं। तो कहने का मतलब बॉडी के पूरे जो अंग हैं वो लगभग होते तो हमारी तरह ही हैं, लेकिन कौन कौन से जो डिफरेंट कलर अंग रहेंगे उनकी बात आप हमने यहाँ पर की है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से जानवर इसमें आते हैं। तो आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, खैर यही लिख देता हूँ मैं। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है इसका? मेंढक। फिर मेंढक में एक जाति है हाइला मेंढक, एक टोड। सामान्य मेंढक जो होता है ना, उसका नाम बेटा राना टिग्रीना, हाइला है, टोड है, ऐसे मतलब कई प्रकार के एनिमल होते हैं। एक है सेलामेंडर, छिपकली टाइप। तो ये इनके एनिमल हैं, आपको नाम याद रखने हैं। अब पढ़ते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे इसका, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं आप नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल भी देखो, मैं देख लेता हूँ, आपकी बुक में इतने हैं नहीं। सेलामेंडर हो गया, एक इसमें रोकोफोरस है, नेक्टुरस, आपको केवल ये नाम याद रखने हैं। यदि रह जाते हैं, आधे नाम भी याद रह जाते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा जब 11th क्लास में दोबारा पढ़ेंगे आप यही चीज़ें। एज ए आपका जो लेवल है आपकी बुक में, तो इसका आधा भी नहीं दिया हुआ बेटा। तो आप इसको क्या करेंगे, जितना हो सके उतना अच्छे से याद कर लेना। आपकी बुक में जितना है उससे तो बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है आपको। तो अब का यदि याद किया होगा तो आपको 11th क्लास में, 12th क्लास में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये उतारो, उसके बाद में हम इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। मिटाऊं मैं इसको। अब हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एम्फीबियन।
इनका आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व की बात करें कि आर्थिक महत्व में दोनों प्रकार के आते हैं, एडवांटेज और हार्मफुल, कि हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है। तो थोड़ा सा आप मन में विचार करके देखिए कि मेंढक हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो बहुत सारी चीज़ें पाते हैं। चलो एक एक करके इसको डिस्क्रिप्शन इसका विस्तार से पढ़ते हैं। पहला जो इसका आर्थिक महत्व, पहले तो हम इसके लाभदायक महत्व पढ़ लेते हैं। कैसे महत्व पढ़ेंगे? लाभदायक महत्व पढ़ेंगे। लाभदायक में पहला एज ए फूड, मेंढक से भोजन बनाया जा सकता है। मेंढक को लोग खाते हैं, बहुत सारी जगह तो बहुत ज़्यादा संख्या में मेंढक को खाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन की जो मात्रा है ना वो मैक्सिमम होती है, इसलिए लोग इसको क्या करते हैं, खा लेते हैं। प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण लोग मेंढक को खाते हैं। कुछ मात्रा में वसा भी जमा होती है इसकी त्वचा पर, तेलीय होने के कारण। जैसे कि जापान, अमेरिका, ये दो ऐसी कंट्री हैं, जापान और अमेरिका दो ऐसी कंट्री हैं जहाँ मैक्सिमम संख्या के अंदर मेंढक को खाया जाता है। बहुत अच्छा। और इसमें भी एक है, इनके जो पश्चपाद हैं, मेंढक के जो पीछे वाले पैर हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी ज़्यादा पाई गई है कि जापान और अमेरिका के लोग या मैक्सिमम अमेरिका के लोग हैं वो मेंढक की पीछे वाली टांग खाते हैं। तो वहाँ पर एक समय इतना हो गया था कि भारत के अंदर जितने मेंढक थे, लोग पकड़ते थे मेंढक को, बेच देते थे, उसका निर्यात करते थे। तो भारत में मेंढकों की संख्या बहुत कम हो गई, तो उससे जैव विविधता का नुकसान हो गया। ये आप 10th क्लास में एक आपकी चैप्टर रहेगा कि मेंढकों का निर्यात करने से जैव विविधता कैसे नष्ट हो रही है। तो ये आपको जहन में ये रहना चाहिए कि मेंढक क्या करते हैं, छोटे मोटे जीवों को खाते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं। यदि वो उनको नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी। तो पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि खाद्य श्रृंखला में सभी जीवों का बराबर मात्रा में होना ज़रूरी है। तो मेंढकों की संख्या कम होने से उन जानवरों की संख्या बढ़ गई जो मेंढक खाते थे जिनको वो। तो एक तो मेंढक कम हो गए, दूसरा वो जानवर बढ़ गए, तो प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो जैव विविधता के लिए भी ज़रूरी है। तो भोजन के रूप में लोग इसको खाते हैं अच्छे खासे, क्योंकि प्रोटीन और फैट की मात्रा इसमें होती है, तो अच्छा खासा भोजन लोग इसको करते हैं। दूसरा जो होगा इसका औषधीय महत्व है। मेंढक के अंदर मैंने बताया कि प्रोटीन्स होती हैं, इसके कारण बहुत सारे प्रकार की मेडिसिन भी बनाई जा सकती हैं। कुछ मेडिसिन जैसे कि इसमें कुछ अच्छा बीपी के लिए दवा बनती है भाई, ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब होता है ना, उसके लिए दवाई बनाई जाती है। ये आपको अच्छे से याद करना है कि मेंढक से कौन सी दवा बनती है। बीपी जब हाई बीपी हो जाती है तो उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए इसकी दवा भी बनाई जा सकती है। तो भोजन के रूप में भी इसका उपयोग है, औषधि के रूप में नंबर 1, 2 नंबर औषधि के रूप में, पहला भोजन के रूप में, और तीसरा प्रयोगशाला में अध्ययन के रूप में। ये इसका तीसरा पॉइंट है। अच्छा, लेबोरेटरी देखो, जीव विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती हैं, आप तो छोटी क्लास के 9th के बच्चे हैं, जब आप 11th क्लास में जाएंगे और 12th क्लास में जाएंगे तो आप प्रयोगशाला देखेंगे। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला में क्या, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो जंतुओं के कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसे प्रादर्श कहते हैं। तो बच्चों को मेंढक कहाँ से दिखेंगे, तो हम मेंढक का क्या एक जो लैब होती है प्रयोगशाला, उसमें सैंपल रखते हैं एक मेंढक का, वो बच्चों को दिखाते हैं। तो प्रयोगशाला में अध्ययन। अच्छा, उच्च क्लास जो है जैसे कि BSc की क्लासें, MSc की क्लासें हैं, जूलॉजी में जंतु विज्ञान वाला पोर्शन है, तो वहाँ पर तो डाइसेक्शन होता है, विच्छेदन प्रक्रिया होती है। बेशक हम मेंढक के भागों को काटते हैं या टीचर आपको एक आदेश देता है कि जो दिया गया मेंढक है इसका सब पाचन तंत्र आप निकालिए, तंत्रिका तंत्र इसका निकालिए, तो उसको मेंढक को पूरा मरे हुआ मेंढक होता है बेसिकली वो, तो मरे मेंढक के बॉडी को हम काटते हैं, चिराफाड़ी करते हैं, उसमें से वो तंत्र निकाल कर सर को देते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल में रहता है। तो प्रयोगशाला की दृष्टि से ये बहुत जीव है वो ज़्यादा काम में लिया जाता है। मेंढक, कई जीव जैसे कि सैलामेंडर भी काम में आता है, तो इसमें केवल मेंढक नहीं, सैलामेंडर भी दोनों काम में आते हैं, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है बरसात के दिनों में मेंढक।
चौथा जो इसका उपयोग है वो है व्यापार और मनोरंजन। व्यापार और मनोरंजन, धंधा, बिजनेस कैसे बन गया ये? देखो व्यापार की दृष्टि देखा जाए तो लोग मेंढक को है ना पकड़ लाते हैं, फिर उनको बेच देते हैं, तो एक प्रकार का बिजनेस हो गया क्योंकि पैसे मिलते हैं। मनोरंजन कैसे? देखो कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जापान में, जहाँ पर मेंढकों की एक कंपटीशन होता है, मेंढकों की एक प्रतियोगिता होती है, तो उसमें मेंढक कूद प्रतियोगिता कहते हैं उसको। मेंढक है ना, हर आदमी अपने अपने मेंढक लेकर आता है, कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, उसमें जिसका मेंढक सबसे ज़्यादा ऊपर कूदता है, छलांग ज़्यादा लंबी मारता है, उसको विजय घोषित कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से मेंढक का लोग मनोरंजन भी करते हैं, क्योंकि वो कूदता रहता है ना, टर की आवाज़ भी करता है मेंढक, तो कूदता रहता है, फुदकता रहता है, इसलिए व्यापार और मनोरंजन का भी साधन है। अगला एक बहुत शानदार टॉपिक है जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, परभक्षण। परभक्षण का अर्थ क्या है? किसी भी जीव द्वारा दूसरे जीव को मार कर खा जाना, इसे परभक्षिता कहते हैं। आई बात समझ में? यदि कोई एक जानवर दूसरे जानवर को मारकर खा जाता है, इसे परभक्षिता कहते हैं, और ये प्रक्रिया परभक्षण कहलाती है। तो आपने देखा होगा कि मेंढक क्या करता है, जैसे कि शाम के समय में देखिए मेंढक है ना, जहाँ सूर्य या लाइट का प्रकाश होगा वहाँ पर छोटे मोटे कीट पतंगे वो उड़ते रहते हैं, है ना, कुछ छोटे छोटे जीव रेंगते भी रहते हैं, तो वहाँ पर मेंढक आएगा तो मेंढक उसको खा जाता है डायरेक्ट। तो मेंढक द्वारा उन छोटे छोटे जीवों को खाना क्या कहलाता है? परभक्षण कहलाता है। तो इसका फ़ायदा है कि नुकसान है? जब तो हम लाभदायक पढ़ रहे हैं तो फ़ायदा ही होगा ना। क्या फ़ायदा है इसका? क्योंकि यदि मेंढक उन जीवों को नहीं खाएगा या छिपकली उन जीवों को नहीं खाएगी तो उन जीवों की संख्या तो बढ़ जाएगी। अभी आपने देखा था कि टिड्डी आती है, जिसको आप कहते हो टीड आता है या टिड्डी जो भी है, लोकस्ट कहते हैं उसको, टिड्डी को। तो देखो कितनी संख्या में टिड्डी आती है। यदि टिड्डी का कोई इलाज नहीं है तो पूरी दुनिया में कितनी टिड्डी हो जाएंगी, फिर मनुष्य का तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक प्रकृति ने एक चैन बनाई, एक श्रृंखला बनाई कि एक जीव ही दूसरे जीव का भोजन होता है। तो यदि ये प्रक्रिया, ये श्रृंखला टूट जाएगी ना, तो प्रकृति की जैव विविधता भी नष्ट हो जाएगी और बहुत सारे जो जीव हैं उसको नुकसान भी होगा। इसलिए मेंढक क्या करता है? परभक्षण का काम करता है। तो ये सूक्ष्म कीट पतंगों को खा जाता है, जिससे प्रकृति में जीवों का बैलेंस बराबर बना रहता है। जैसे कि बैलेंस की यदि परभक्षण की बात करें, जैसे कि बकरे को लोग मार देते हैं, भेड़ के बच्चे को लोग मार देते हैं ना। हम क्या करते हैं, घर पे बकरी है और उसके बच्चे बेच देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको काटते हैं, उसका मांस बनाकर उसको खा लेते हैं। तो उसको खाने से क्या है कि उनकी संख्या है वो बिल्कुल उतनी की उतनी बनी रहती है, वरना बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी। तो ये भी एक ज़रूरी है प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने के लिए। तो ये क्या है, इसके 5 लाभदायक महत्व हैं। नोट करो बेटा इनको। हानिकारक महत्व भी पढ़ते हैं। हानिकारक महत्व की बात करें, ये कुछ लाभदायक महत्व थे, यहाँ पढ़ते हैं इसके हानिकारक महत्व। हानिकारक महत्व वैसे कि बहुत सारे ऐसे मेंढक हैं या बहुत सारे एनिमल इसके हैं जो एक विषैला पदार्थ छोड़ते हैं, जहरीला पदार्थ, विषैला पदार्थ छोड़ते हैं जिससे लोग मर जाते हैं, मतलब कुछ एनिमल ऐसे मर जाते हैं। सैलामेंडर जो है ना, ये नुकसानदायक है क्योंकि ये रंग बदलता है। गिरगिट का नाम सुना है ना, गिरगिट, यही तो है वो सैलामेंडर, गिरगिट ही तो सैलामेंडर है। तो रंग बदलता है, तो इससे बहुत सारे मनुष्य को क्या होता है, इसके रंग बदलने से मनुष्य को भय होता है। तो नुकसानदायक है ना, कोई काम कर रहा है तो उसमें भयभीत हो जाता है। जैसे खेत में आपने देखा ही होगा कई बार, गिरगिट है वो रंग बदलता है। इस प्रकार से हानिकारक महत्व में कुछ विषैले पदार्थ छोड़ते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी इसमें सैलामेंडर तो है ही है, क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थों के लिए कुछ ग्रंथियां होती हैं। इस प्रकार से हमने एम्फीबिया जो जगत है, एम्फीबिया जो इसका वर्ग है नॉन कोडेट्स का आज हमने इसको अच्छे से कंप्लीट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बनाएंगे, इसको याद करेंगे। कल हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं। पहले लास्ट में, इससे पहले वाले क्लास में हमने पीसीज पढ़ा था, आज हम एम्फीबिया पढ़ा है हमने। उसके बाद में रेप्टिलिया है, मेमेलिया है, एवीज है, ये 3 और बच्चे हैं। तो डे बाय डे इसको भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। और अपने आसपास के बच्चे हैं उसको भी आप बोलते रहिए कि इसकी पढ़ाई शुरू करें और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक बेटा, धन्यवाद।